सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेसर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, TIR। ठीक है, इसको समझने से पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करेंगे, हाउ टू फाइंड क्रिटिकल एंगल एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल एंड देयर फ्यू एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए विदाउट स्किप करें। आइए शुरू करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए आज हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने से पहले यू हैव टू नो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, क्रिटिकल एंगल का सिग्निफिकेंस क्या है। सो क्रिटिकल एंगल क्या बोलते हैं हमें समझने के लिए, व्हेन लाइट goes from denser to rarer medium, जब भी लाइट कहां से जाएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड। सो यहां पे एक पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जाती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डर, DAR। सो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या चली जाएगी, दूर, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, सो दिस इज आवर सरफेस X Y, it is separating the two medium, denser medium and rarer medium. Suppose a denser medium is water and a rarer medium is air. So critical angle में हमें क्या पता है, जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी लाइट बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो लाइट को हमने कंसिडर करने के लिए यहाँ पे हमने एक लाइट का सोर्स लिया, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले मैंने लाइट को इंसिडेंट किया परपेंडिकुलर टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम, डेंसर एज वेल एज रेयरर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या प्लॉट करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब जो इंसिडेंट रे है, दिस इज अ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इंसिडेंट रे कितने एंगल पे इंसिडेंट की, 0 डिग्री पे। तो रिफ्लेक्शन भी किस पे होगी, रिफ्रैक्शन। जब भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रे की क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी क्या होगी मेरे पास, 0 डिग्री। अब मैंने क्या किया, सेम सोर्स से इंसिडेंट एंगल क्या किया, मैंने इंक्रीज किया। ठीक है, तो जैसे मैंने इंसिडेंट एंगल इंक्रीज किया, यहाँ पे मैं क्या प्लॉट करूंगी, नॉर्मल प्लॉट करूंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, रेयरर मीडियम एज वेल एज डेंसर मीडियम। दिस इज द इंसिडेंट एंगल। ठीक है, हमें पता है जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है इट विल मूव, ऐसे जाने की बजाय कैसे जाएगी, नॉर्मल बेंड टुवर्ड्स द बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से ऐसे अवे चली जाएगी। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, थर्ड में केस में क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ये आई एंगल है मैंने इसको फर्दर इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया मैंने पहले से। फिर मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट किया। ठीक है, अब लाइट यहां से ऐसे जाने की बजाय कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब क्या किया मैंने, फर्दर मैंने क्या किया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखो पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा, अब मैंने क्या किया, ये बेंड होगी नॉर्मल से और बेंड होगी। जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूंगी, यहां पे नॉर्मल प्लॉट किया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो लाइट क्या कर रही है, देखो बच्चों, यहां से बेंड होते होते यहां से बेंड हुई, यहां से और बेंड हुई, यहां से और बेंड हो जाएगी, बिकॉज इट इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड होते होते लाइट ने क्या करना है, सरफेस को टच कर जाएगी। लाइट बेंड होते होते सरफेस को क्या करेगी, टच करेगी। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग एमर्जेंस। सरफेस को क्या कर रही है, ये ग्रेज करते हुए जा रही है।
इतना बेंड होगी लाइट डेंसर से रेयरर जाते जाते, और बेंड और बेंड और बेंड, इतना बेंड हुई लाइट के वो क्या करेगी, सरफेस को टच करगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल मेड हुआ, दिस एंगल इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम्स। ओके, जो मेरे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन द डेंसर मीडियम एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द रेयरर मीडियम। तो जब मेरे पास रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा रेयरर मीडियम में, उस टाइम पे जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा डेंसर मीडियम में, तो उस टाइम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम द क्रिटिकल एंगल। ये क्या बन जाएगा मेरा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर। जिस पेयर की हम बात कर रहे हैं वाटर और एयर की, उसका ये क्या है मेरे पास, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय थीटा सी। थीटा के पैर में क्या डालना आपको, सी डालना। ठीक है, अब बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दूं तो क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, मैं आपको साइड पे केस शो करती हूँ एक, यही मेरे पास सेम सरफेस है। ठीक है, अब मैंने जो ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया तो क्या होगा। यहां से लाइट क्या हुई, बेंड हुई और बेंड हुई, सरफेस को ही टच करेगी। ठीक है, अगर मैं इस इंसिडेंस से भी और बढ़ा दूं तो क्या होगा, देखिए जी, ये मेरे पास क्या है, लाइट इंसिडेंस की। ठीक है, मान लिया मैंने इससे ज्यादा इंसिडेंस पे की, इसको मैं कैपिटल आई से शो कर देती हूँ। ठीक है, तो लाइट पहले यहाँ पे है। ठीक है, अब लाइट यहां से कहां पे बेंड होगी, ये नॉर्मल है मेरा। अब लाइट सरफेस को तो टच कर चुकी है, तो यहां से कहां बेंड होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, तो लाइट क्या करेगी, अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया, इफ आई इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, if I increase the incident angle is greater than critical angle, light will back reflect in the same medium. This is the rarer medium, this is the denser medium. Light denser medium से ही जाके denser medium में ही क्या आ रही है, वापस आ रही है। So इस phenomena को हम लोग क्या बोलते हैं, this is the angle of reflection. यहाँ पे क्या हुई, refraction। क्या हुई यहाँ पे, refraction। यहां पे भी रिफ्रैक्शन थी, यहां पे भी रिफ्रैक्शन थी, लेकिन लास्ट में जब मैंने एंगल ज्यादा कर दिए क्रिटिकल एंगल से भी, तो मेरे पास क्या होनी शुरू होगी, रिफ्लेक्शन होनी शुरू होगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, फर्स्टली क्या हुई, अगर मेरे पास 60% लाइट मैंने इंसिडेंट की, तो मुझे 60 की 60% लाइट रिफ्लेक्ट होके क्या मिल रही है, वापस मिल रही है। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन हो रही है। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वैलिड है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैंने यहाँ पे 100% लाइट को इंसिडेंट किया, तो मुझे 100% लाइट क्या मिल जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो सबसे पहले क्या हो रही है, मेरे पास लाइट जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में लौटकर वापस आ रही है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन हुई। ठीक है, जितनी लाइट गई उतनी लाइट मुझे वापस मिल गई। अगर मैंने 60% इंसिडेंट की, तो मुझे 60% ही क्या है, वापस मिल रही है सारी की सारी लाइट। इसका मतलब टोटली रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, डेंसर से ही गई, डेंसर से वापस आ गई, इसका मतलब ये फिनोमिना जो हो रहा है इंटरनल फिनोमिना हो रहा है। तो क्या इसको बोलते हैं हम लोग, इंटरनल बोलते हैं। तो इस फिनोमिना का नाम मेरे पास क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज नोन एज TIR। ठीक है, सो मिरर्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। मिरर्स में क्या होता है, अगर हम 100% लाइट मिरर्स के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो मिरर क्या करता है, उस लाइट को 4 to 5% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट इन दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप 100% लाइट को इंसिडेंट करोगे, तो आपको रिफ्लेक्शन कितनी मिलेगी, 100 की 100 मिलेगी। इसमें कोई भी लाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं है। एज देयर इज अब्जॉर्प्शन इन द मिरर, मिरर में 4% लाइट या 5% लाइट अगर आप 100 करोगे तो आपको 95 मिलेगी, बट यहाँ पे कोई भी अब्जॉर्प्शन नहीं है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When light ray travel from
denser medium to rarer medium, it bend away from the normal if the angle of incidence is increased. आप डायग्राम से देख सकते हैं जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक ऐसी वैल्यू आएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की जहां पे जो हमारी रिफ्रेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी. सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल is denoted by theta c. If the angle of incidence is further increases, अगर हम critical angle से भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा कर देंगे क्रिटिकल एंगल से भी, तो लाइट अपने मीडियम में वापस बैक आ जाएगी. डेंसर से ही हमने इंसिडेंट की लाइट, डेंसर से ही वो वापस लौट कर आ जाएगी. सो इसका मतलब क्या है, लाइट क्या कर गई अपने मीडियम में अगर वापस आई, लाइट क्या कर रही है, यहाँ पे कौन सा फिनोमिना अकर हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन अकर हुई. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड हियर. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज टोटल. जितनी लाइट इंसिडेंट करी उतनी लाइट वापस आ गई, डेंसर से गई, डेंसर से वापस आई, इसको इंटरनल बोलते हैं. यहाँ पे रिफ्लेक्शन का लॉ वैलिड है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. सो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो आइए देखते हैं क्रिटिकल एंगल को फाइंड करने का वे क्या है, हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल. मान लीजिए मेरे पास एक दो मीडियम्स है, डेंसर मीडियम को मैंने एयर माना, डेंसर मीडियम इज द ग्लास, रेयरर मीडियम इज द एयर. ठीक है. सो मुझे पता है क्रिटिकल एंगल को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग. क्रिटिकल एंगल को हम कैसे लिखते हैं, एंगल इज थीटा, क्रिटिकल इज सी. सो इसका कुछ फॉर्मूला है, दैट इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. It is equals to 1 by refractive index of denser medium to the rarer medium. Refractive index लेना है denser medium का with respect to rarer medium. ठीक है. So हमें पता है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे sin of critical angle 1 by refractive index. denser medium मेरे पास कौन सा है, ग्लास है. rarer medium मेरे पास कौन सा है, एयर है. ठीक है. तो हमें इसकी मैथमेटिकल इसका सोल्यूशन है हमारे पास, दैट इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है हमारे पास 3/2. ठीक है. सो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1/3/2, इट इज इक्वल्स टू 2/3. सो इसका हम लोग इनवर्स ले लेंगे, साइन इनवर्स हमारे पास आएगा 2/3. तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करके हमारे पास कितनी आएगी, 42 डिग्री. ठीक है. तो सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हम कोई मीडियम लेंगे, दिस इज द वाटर. ठीक है. यहाँ पे मेरे पास क्रिटिकल एंगल जो है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल कितना आया 42 डिग्री. इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेरे पास कितना था 3/2 मींस 1.5. इसका मेरे पास क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है. मान लीजिए सेकंड में मैंने क्या लिया, एक वाटर लिया और मैंने क्या लिया, एयर ली. ठीक है. एयर इज द रेयरर मीडियम, वाटर इज द डेंसर मीडियम. सो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम. सो डेंसर मीडियम हमारे पास कौन सा है, वाटर या डेंसर मीडियम. ठीक है. एयर मेरे पास क्या है, रेयरर मीडियम है. एयर मेरे पास कौन सा मीडियम है, एयर है. सो इसकी वैल्यू हमें नोन होती है, दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/4/3. जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 4/3. तो जैसे हम इसका इनवर्स लेंगे, दिस इज 3/4. सो क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका क्रिटिकल एंगल हमारे पास कितना आता है, अप्रोक्सीमेट 49 डिग्री, और आप बोल सकते हो इट इज 50 डिग्री. ठीक है. यहाँ पे जो मेरा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर वो कितना मेरे पास 4/3, इट इज 1.33. ओके. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो ग्लास का एयर के साथ जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये 1.5 है. ठीक है. अब मेरे पास वाटर और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होकर कितना हो गया 1.33. ठीक है. इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. ठीक है. और इसका क्रिटिकल एंगल क्या आ रहा है मेरे पास, कम. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा,
क्रिटिकल एंगल क्या आ रहा है मेरे पास, कम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया मेरे पास, कम। क्रिटिकल एंगल क्या हो गया मेरे पास, ज्यादा। ठीक है, क्रिटिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, वो मीडियम ज्यादा डेंसर है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होगा, तो उनका क्रिटिकल एंगल हमारे पास कम है। ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब उस मीडियम का डेंसर कम है, जिसका डेंसिटी कम होगा इसका मतलब वो कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, खाली मीडियम है, तो उसका क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। हम थर्ड बात करेंगे डायमंड और एयर के बारे में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। हम बात करते हैं डायमंड और एयर की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, डायमंड और एयर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है, 2.4। सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज sin theta c is equals to 1 by refractive index of diamond with respect to air, it is equals to 1 upon 2.4। जैसे हम इसका क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे, sin inverse of 1 upon 2.4, it will be come out approximately 25 डिग्री। ओके, आप देख सकते हैं पहले मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.5, सेकेंड केस में 1.33। अब मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, कितना हो गया, 2.4। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता चला जा रहा है। सो हमें क्या पता चल रहा है, जितना मीडियम डेंसर ज्यादा होगा, जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेंसिटी उसकी ज्यादा हुई जा रही है, क्रिटिकल एंगल उतना ही कम हो जा रहा है। आइए हम देखते हैं ऑन विच फैक्टर्स द क्रिटिकल एंगल विल डिपेंड। थीटा सी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं उसको। फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, एज वी नो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल क्या होगा उसका, कम होगा। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, मीडियम डेंसर ज्यादा है, डेंसर ज्यादा होने की वजह से उसका क्रिटिकल एंगल क्या है मेरे पास, कम है। सेकेंड फैक्टर कौन सा है, सेकेंड इज नोन एज द टेम्परेचर। मुझे पता है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी उनमें वाइब्रेशंस भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूल्स में अगर वाइब्रेशन बहुत है तो वो टकरा टकरा के कोलिजन्स कर करके वो क्या चले जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। जैसे वो दूर दूर हो जाएंगे तो मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर और रेयरर, मीडियम विल बिकम रेयरर। अगर मीडियम रेयरर हो गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज्यादा आ गई, ज्यादा आने की वजह से वाइब्रेशंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कोलिजन्स होने की वजह से जैसे टकराई जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दूर दूर जाई जा रहे हैं। दूर जाने की वजह से मीडियम डेंसर नहीं, मीडियम क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। जैसे मीडियम मुझे पता है रेयरर हो गया, रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका मतलब उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं वेवलेंथ की। किसकी बात करते हैं, वेव लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, हमें पता है, रिमेंबर, ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा पॉइंट, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, कम होगा। अगर वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कब होते हैं, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है मेरे पास, ज्यादा होता है। ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। वेवलेंथ के केस में जैसे ही वेवलेंथ ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। हमें पता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेयरर मीडियम है, डेंसिटी उसकी कम है। अगर डेंसिटी कम है तो वो कौन सा मीडियम है, तो उसके लिए हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्थ हम किसकी बात करेंगे, कलर की बात करेंगे। कलर भी इसी के साथ रिलेट करते हैं, वेवलेंथ के साथ। ठीक है, हमें पता है कलर्स कैसे होते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, एज वी नो वी मूव फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे वॉयलेट से रेड तक जाते हैं वेवलेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है वॉयलेट की, 400 नैनोमीटर। ठीक है, हम इसको नैनोमीटर में लिख रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में नहीं लिखेंगे बिकॉज आपको एग्जाम्स में भी इसको नैनोमीटर में ही लिखना होगा। रेड की होती है अप्रोक्सीमेट
800 नैनोमीटर। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग वॉयलेट से रेड जा रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ रही है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है किसकी होती है? रेड कलर की। रेड कलर हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। हमें पता है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा? ज्यादा। सो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल थीटा सी किसका ज्यादा होगा? रेड कलर का। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा। अब वॉयलेट है, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है? कम, तो इसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा? कम। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स which are affecting the critical angle. So if you have given that critical angle is 35 degree, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने क्या ली? सरफेस ली। दिस इज अ सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। सबसे पहले लाइट मैंने इंसिडेंट करवाई, यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट किया। इंसिडेंट एंगल मान लीजिए मैंने 30 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट किया। ठीक है, डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या करेगी? अवे जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या कर जाएगी? दूर की ओर बेंड कर जाएगी। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन भी मेरे पास कितनी हुई? रिफ्रैक्शन कितनी हुई मेरे पास? 30 डिग्री पे। सो यहाँ पे मेरे पास क्या? क्रिटिकल एंगल से कम है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। ओके, अब मैंने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने इंक्रीज किया। इंसिडेंस मैंने कितने पे की? 35 डिग्री पे। जितना एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है उतने ही एंगल पे मैंने इसको इंसिडेंस किया, तो ये क्या कर जाएगा? सरफेस को ग्रेज कर जाएगा। जब इंसिडेंट रे हम सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, ठीक है, सेम एंगल पे स्ट्राइक करेगी जितना क्रिटिकल एंगल है। इंसिडेंट भी 35 है, क्रिटिकल भी 35 है। व्हेन आई इज बिकम इक्वल्स टू सी, तब जो मेरे पास ये रिफ्लेक्टेड रे होती है कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग एमर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग एमर्जेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको गिवन था कि आपके पास क्रिटिकल एंगल 35 डिग्री है। मैंने क्या किया? सबसे पहले इससे थोड़ा सा कम एंगल पे इंसिडेंट किया लाइट को। जितने लाइट पे इंसिडेंट की उतने लाइट पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब मैंने इसके इक्वल कर दिया। इक्वल करने से क्या होगा? लाइट क्या करेगी? सरफेस को ग्रेज करके छूते हुए चलेगी। अब क्या होगा? अगर मैं क्रिटिकल एंगल से भी 35 डिग्री से एक पॉइंट और बढ़ा दूं, 36 कर दूं, 37 डिग्री यानी 40 डिग्री, कितना मर्जी कर दूं, तो लाइट क्या करेगी? अब ग्रेज करने के बाद क्या करेगी? वापस अपने मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इंसिडेंट एंगल से मैंने अब क्या किया? इंसिडेंट एंगल को मैंने बढ़ा दिया क्रिटिकल एंगल से। क्या किया? क्रिटिकल एंगल से मैंने इसको इंक्रीज किया। जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो मैंने 40 डिग्री कर दिया, ठीक है, तो क्या करेगी? अपने मीडियम में वापस आ जाएगी। सो यहाँ पे लाइट क्या कर रही है? अगर इंसिडेंट एंगल ज्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट क्या करती है? टोटल इंटरनल